हाँ तो बच्चों, पिछले टर्न पे मैंने आपको गैस इक्वेशन कराई थी, जनरल गैस इक्वेशन, और मोल कंसेप्ट कराया था। आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा मोल क्या होता है। मोल और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है मैं फिर बता देता हूँ। मॉलिक्यूल तो डिस्क्रीट पार्टिकल, छोटे से छोटा पार्टिकल जो होता है, जैसे गैस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन गैस का H2 होता है, हैं, जैसे नाइट्रोजन में N2 होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। और मोल होता है कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने पार्टिकल्स कितने, 6.023 गुणा 10⁻23। 10⁻23 कितना होता है, कई करोड़ होता है ये। इतने मॉलिक्यूल्स 6.023 गुणा में सेवरल करोड्स, इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं मिल करके इन सबको इकट्ठा कर दें तो 1 मोल कहलाता है। और उनका वजन होता है 1 ग्राम मॉलिकुलर मास। 1 ग्राम मॉलिकुलर मास क्या होता है, किसी भी पदार्थ का मॉलिकुलर मास संख्या होती है, उसको अगर ग्राम में लिख दें तो वो ग्राम मॉलिकुलर मास कहलाने लगता है, उसी को हम मोल कहते हैं। वजन में तो ग्राम मॉलिकुलर मास को मोल कहते हैं, आयतन में उसका 22.4 लीटर होता है, मॉलिक्यूल की संख्या में 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ये सब कुछ मैंने पिछले टर्न पे कराया था, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कराए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके न्यूमेरिकल भी मैंने करा दिए थे। अब नेक्स्ट लॉ मुझे चलना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे बताइएगा। अब है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस को कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ gases to intermix, आपस में मिलना, without aid of any external pressure, without aid of any external फोर्स। कोई फोर्स ना अप्लाई करें, आपस में मिलने लगे। जैसे तुम देखते हो ना, सेंट की बोतल एक जगह खोई जाती है और वो सैकड़ों फुट, सैकड़ों मीटर के दूर पे भी हमें दिखाई दे जाती है, सूंघ आ जाती है। कारण क्या है, वो मिक्स एयर में वो मिक्सअप होती हुई चलती चली जाती है, क्योंकि मोशन में होते हैं ये गैस पार्टिकल्स, मोशन में होते हैं, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, आपस में मिल जाती हैं गैसें। हवा दूसरी साइड में चलने लगती है और वो जो स्मेल है दूसरी तरफ चलने लगती है। उससे क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में टकरा करके एक दूसरे को मिल जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिफ्यूज़न। अच्छा, इसी डिफ्यूज़न का दूसरा नाम है इफ्यूज़न। इफ्यूज़न जब होता है जब एक तो फ्री मिक्सिंग वैसे ही छोड़ दें हम खाली, तो एक थ्रू होल, एक होल से या एक बीच में स्क्रीन लगा दें और स्क्रीन के थ्रू जो होल्स हैं उसके थ्रू दूसरी तरफ वो गैस चली जाए, तो इसको इफ्यूज़न कहते हैं। जैसे मान लो एक होल, एक पर्दा लगा के होल लगा दें तो उस होल के थ्रू वो गैस दूसरी तरफ चली जाएगी, तो उसको इफ्यूज़न कहते हैं। तो ये जो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न इसी से कनेक्टेड है कि मिक्सिंग ऑफ गैसेस का के लिए एक लॉ है जिसको ग्राहम्स ने मालूम किया था, तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न है। क्या कहता है ये, द rate of diffusion, रेट का मतलब होता है एक सेकंड में जितना मिक्सअप होती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली, उल्टा अनुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये आर है, ये प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, वर्गमूल, स्क्वायर रूट होता है हिंदी में कहते हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ एक गैस है तो इट्स डेंसिटी कर देते हैं, बहुत सारी होती हैं तो देयर हो जाता है, इट्स डेंसिटी।
इसका मतलब जो भारी गैस होगी वो स्लो चलेगी, डेंसिटी के उल्टा अनुपाती होती है ना, और जो हल्की गैस होगी वो तेज़ चलेगी, तेज़ मिक्सअप होगी। तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, मैथमेटिकली R1 क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। R1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/√d1। तो अगर R1 ऐसा है तो R2 क्या होगा दूसरे के इसके लिए, R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/√d2। दो गैस अगर लें तो हम ऐसे हो जाएगा। और अगर इनको डिवाइड कर दें तो क्या नया हम रूल बना सकते हैं, नया इक्वेशन बना सकते हैं, R1/R2 विल भी हो जाएगा 1/d1 नीचे, 1/d2 उल्टा हो जाएगा, 1/d1 डिवाइडेड बाई √1/d2। जब इसको डिवाइड करोगे तो d2 पर पहुंच जाएगा, d2/d1 अंडर द रूट। R1/R2, R1 नीचे है तो d2 ऊपर आएगा, उल्टा अनुपात। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर मान लीजिए हम ऑक्सीजन और हीलियम ले लें, जानते हो हीलियम कितना गुना भारी होता है, 4 गुना भारी होता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 है और हीलियम का 4 है, हाँ तो 2 गुना हो गया। तो अगर हम इसमें लगाएं, फॉर एग्जांपल इसको अगर हम लगाएं अप्लाइंग दिस लॉ टू हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, अगर हम हाइड्रोजन हीलियम में इसको लगाएं तो क्या होगा, रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोजन बटे रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ हीलियम बराबर होना चाहिए √d2। d2 कौन सा है, दूसरा कौन सा है, नीचे वाला ऊपर है, डेंसिटी ऑफ हीलियम बटे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी ऑफ हीलियम कितनी होती है, अच्छा डेंसिटी नहीं, हम इसको, ये डेंसिटी जो होती है हीलियम की हाइड्रोजन से डबल होती है। तो अगर इसको हीलियम का हम, चलिए अभी ऐसे नहीं लेते, हम एग्जैक्ट फिर बाद में लेंगे डेंसिटी। अच्छा इसमें एक बात यहाँ और बता दें आपको, ये डेंसिटी का अगर हम डबल कर दें, तो वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, क्या, 2d2 बराबर m2 होता है, और 2d1 क्या होता है, m1। ये रिलेशन याद रख लो। वेपर डेंसिटी, ये क्या है, ये वेपर डेंसिटी है। ये डेंसिटी क्या होती है, गैस में जो होती है, गैस की डेंसिटी को वेपर, क्योंकि वेपर फॉर्म में होते हैं ना गैस फॉर्म में, तो इसको वेपर डेंसिटी कहते हैं। ये डी क्या है, ये एक तरह से वेपर डेंसिटी है, आपको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये डी इज दी वेपर डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है वेपर डेंसिटी, वेपर्स की डेंसिटी है ना। तो अब मैं यहाँ एक बात तो अभी बता रहा था कि डी का डबल कर दें, 2d2 और, हाँ फिर देखिए d2 का अगर हम डबल कर दें तो m2 मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, वेपर डेंसिटी का डबल होता है मॉलिक्यूलर मास। और तो इसको हम, इस एक्सप्रेशन को अगर हम ऐसे कर दें तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर ही हम कर लेते हैं, जैसे डेंसिटी ऑफ हीलियम बटे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है, इसको डबल कर लें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेंसिटी ऑफ हीलियम बटे इसको डबल कर लिया, और 2 इंटू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो आप जानते हो डेंसिटी ऑफ हीलियम
का डबल जो होता है मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। m ऑफ हीलियम बटे m ऑफ हाइड्रोजन। वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते थे। इसको हम d2/d1 के बजाय हम लिख सकते थे m2 बटे m1। इन डेंसिटी, वेपर डेंसिटी का डबल कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। तो जब डेंसिटी का डबल मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है ना। तो अभी मैंने बताया ना ऊपर कि अगर हम इसको यहाँ दोनों जगह 2 2 करते हैं तो ये m2 हो जाएगा, m2 बटे m1। ऐसे ही हमने यहाँ किया है 2d हाइड्रोजन हीलियम, 2d हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट और ऊपर हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, अब तुम्हें मालूम होना चाहिए हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट क्या है। मैंने बताया था ना, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन कितना है, बराबर 2 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 2 ग्राम। इसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम ये होता है 4 ग्राम। मैंने बताया ना, अगर ग्राम नहीं लगाएं सिर्फ मॉलिक्यूलर मास तो 4 होता है, सिर्फ ग्राम नहीं होता। ग्राम मॉलिक्यूलर मास लगाते हैं तो उस मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोल कहलाने लगता है। तो ये मॉलिक्यूलर मास और मोल एक ही बात होती है। तो यहाँ मोल हमने हीलियम का लिखा है, यहाँ मोल लिखा है हाइड्रोजन का। कितना है मोल, ये हीलियम का 4 है, हाइड्रोजन का 2 है। तो रेट ऑफ हाइड्रोजन बटे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू वर्गमूल 4 हीलियम हो गई, हाइड्रोजन कितना है मैंने बताया अभी 2 ग्राम, तो वर्गमूल 2 आ गया। वर्गमूल तो होता है 1.414। इसका मतलब ये हो गया रेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.414 देन रेट ऑफ हीलियम। RH2 बटे RHE 1.4 है तो RHE से गुणा कर दिया इसको, तो RH2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ हीलियम से R ऑफ हीलियम से 1.414 गुना ज़्यादा होगा। हीलियम कम तेज चलेगी, हाइड्रोजन इतना तेज चलेगी, लगभग 1.5 गुना तेज भागेगी, मिक्सअप होगी। तुमने देखा होगा ना, जैसे जो होती हैं सेंट बहुत तेज़ी से चलती हैं, जो बहुत दूर तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि वो हल्की होती हैं। सेंट क्यों जल्दी जाती है, जल्दी से मिक्सअप हो जाती है, हैं? और बाकी गैस इतनी जल्दी मिक्सअप नहीं होती, लेकिन सेंट जल्दी में, क्योंकि वो बहुत लाइट होती है, डेंसिटी उसकी कम होती है। इसी तरह एक क्वेश्चन मान लो और देता हूँ, मान लो कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम। ऑक्सीजन हीलियम को कंपेयर करना है, तो इसके सबके मॉलिक्यूलर मास होने चाहिए ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, रेट ऑफ हीलियम है ना, और बटे रेट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने बताया था कि ये बराबर होता है, ये बच्चों देखो बात थोड़ी सी कमी रह गई आपकी। देखो ये प्रोपोर्शनलिटी हमने कहा था ना, R1/R2। आप ये कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल कैसे बना दिया आपने। तो देखो तुम्हें मालूम है कि जब इक्वल करते हैं तो दोनों में k से गुणा करते हैं तो k कट जाता है, इसलिए ये जब डिवाइड करते हैं हम तो ये k कट जाता है, k बटे d1 होता है, यहाँ पे k बटे d2। जब दोनों को डिवाइड किया तो k ऊपर यहाँ पे और k नीचे, ये दोनों कट जाते हैं। इसलिए जब प्रोपोर्शनलिटी होती है 2 को, तो जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो वो हट जाता है, समझ लेना। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम रेट ऑफ हीलियम बटे रेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल रहे हैं हम,
तो क्या डेफिनेशन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से ये होगा, इसका R1/R2 इज इक्वल टू D2 अपन, उल्टा होता है ना, D2/D1। तो 2 कौन सा है? ये ऑक्सीजन नीचे वाला। तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी ऑफ हीलियम। और इसको अगर हम डबल कर लें तो 2 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेंसिटी ऑफ हीलियम। और तुम्हें मालूम है दोनों में 2 से गुणा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, डेंसिटी में 2 का गुणा कर लिया। लेकिन ये हमें फ़ायदा ये हुआ है कि ये मॉलिक्यूलर वेट बन गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन बटे मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम। अब मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है? O2 का। तो O का ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो 2 ऑक्सीजन होते हैं ना, ये 2 ऑक्सीजन का मतलब 2 इंटू 16 कितना हो गया? 32 हो गया। और मॉलिक्यूलर मास हीलियम का हमने बताया ही था कितना होता है, वो तो 4 होता है फिक्स है। तो यहाँ रख दिया हमने मास। तो क्या होगा? R रेट ऑफ हीलियम बटे रेट ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी इक्वल टू M ऑफ O2। M कितना है अभी देखा ना? 32। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन में 1 ऑक्सीजन का 16 है, तो 32 हो गए। तो 32 ऊपर आया और नीचे हीलियम का 4 है, तो ये हो गया वर्गमूल 4, 4 × 32 वर्गमूल 8। वर्गमूल 8 क्या होता है? आप आराम से कर सकते हैं। 4 अंडर रूट नहीं 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। वैसे अगर एग्जैक्टली निकालना चाहो तो 2 इंटू अंडर रूट 2 हमने निकाला था 1.414 होता है। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। तो ये हो जाएगा 828.2। इसका मतलब ये है कि हीलियम जो है ऑक्सीजन से इतने गुना ज़्यादा तेज चलेगी। यहाँ उल्टा था, यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा तेज चल रही है हीलियम, और हीलियम यहाँ ऑक्सीजन से ज़्यादा तेज़ चल रही है। कितना तेज़ चल रही है? तो ये ऐसे न्यूमेरिकल तुम्हें इम्तहान में आ सकते हैं। 2 मैंने सॉल्व करके दिखा दिए हैं। तो डेंसिटी को हमने निकालनी है, पेपर डेंसिटी, और डेंसिटी का उल्टा कर डबल करके मॉलिक्यूलर वेट लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो चाहे तो हम डेंसिटी के टर्म्स में लगा सकते हैं या मॉलिक्यूलर टर्म्स में। जैसे हमने ये कहा था ना, लॉ लगाया था, क्या लगाया था? इंटरमिक्स होने के, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। और डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है ना, इट्स डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास भी कर लो, क्योंकि वेपर डेंसिटी डबल मॉलिक्यूलर मास बन जाता है, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, मैंने इसको फिर मॉडिफाई करा दिया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मॉलिक्यूलर डेंसिटी जगह मॉलिक्यूलर मास भी हम ले सकते हैं। ये दोनों तरह से आपने याद करना है। मॉलिक्यूलर मास का हमने ड्राइव किया है बाद में। तो ये आपके सारे लॉज हो गए और जनरल गैस इक्वेशन हमने करा दी है। अब इसके बाद आपका जो आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी
क्या है ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी? इसको समझिए, क्यों हम दे रहे हैं ये, इसका रीज़न क्या है। देखो, कोई भी इक्वेशन जो फॉलो करती है गैस लॉज फॉलो करती हैं, उसका रीज़न क्या है ये मालूम करने के लिए हमें कोई ना कोई थ्योरी चाहिए। हर चीज़ को कुछ प्रूव करने के लिए, भाई आफ्टर ऑल ऐसा क्यों है, ये गैस बॉयज़ लॉ क्यों फॉलो कर रही है, चार्ल्स लॉ क्यों कर रही है, इसका कारण क्या है, इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है कि ये बॉयज़ लॉ ये आ रहा है कि पी वी इज इक्वल कॉन्स्टेंट, कहीं आता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और उस चार्ल्स लॉ करते हैं, फिर प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी फॉलो करती है। ये गैस लॉस फॉलो जो कर रही है, इसके लिए इसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है, आफ्टर ऑल ये गैस ऐसे बिहेव क्यों करती है, कारण क्या है कि ये, और अगर कारण है तो उसके बेसिस पे हमें इनको ड्राइव भी करना आना चाहिए। यानी कोई भी थ्योरी अगर कोई दी जाती है किसी चीज़ के लिए, जैसे हम कई बार अर्थ की थ्योरी देते हैं ना, ऐसे ही हम देते हैं कि भाई लाइट रेस चलती हैं, उसके लिए थ्योरी देते हैं, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन देते हैं, इसके पीछे प्रूव करते हैं कि भाई ये इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में इसलिए एज ए इमेज बनती है इसकी, है ना, प्रूव करते हैं ना उन चीज़ों को, थ्योरी देते हैं, फिर उससे प्रूव करते हैं फिनोमेना को। इसी तरह से हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, एक थ्योरी ऐसी दी गई थी जिसके बेसिस पे हम वो जो लॉज हमने आपको लिखे हैं ना, गैस कौन कौन से लॉज लिखे हैं, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, ये सारे के सारे लॉज जो हमने अभी तक पढ़े हैं, वो सारे के सारे जनरल गैस इक्वेशन, सब कुछ हम उस थ्योरी के ऊपर मैथमेटिकली ड्राइव कर सकते हैं। वो थ्योरी, उस थ्योरी को हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहते हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, ये थ्योरी क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, according to this theory, the gases are made up of tiny means small particles called, क्या कहते हैं सबसे छोटे पार्टिकल को, मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स की बनी होती है, जिसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं, विच आर, या विच किसे दोबारा से लिखते हैं, दीज पार्टिकल्स, दीज मॉलिक्यूल्स आर इन a state of constant rapid माने तेज, रैपिड मोशन, हिंदी में लिख लेता हूँ, तेज मोशन in all the directions. These molecules strike the walls of the vessel. क्या, walls, walls जानते हो ना, दीवारें, of the vessel का मतलब कंटेनर, जिसमें रखी जाती है, जिसमें रखी जाएंगी, बंद करके रखी जाती है ना गैस, तो ये उनकी वॉल्स पे टकराते हैं, स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड exert force
on the walls. Which is the cause of pressure of gas in the कंटेनर. कंटेनर में किस वजह से होता है प्रेशर? वो टकराते हैं, टकराने की वजह से फोर्स लगता है. फोर्स, तुम जानते हो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं. तो अभी तो सिर्फ हमने शॉर्ट में लिखा है, आगे हम टोटली एक्सप्लेन करेंगे कैसे. तो दिस कैन बी दिस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी of gases can be summarized. समराइज का मतलब समरी देना, छोटे छोटे थोड़े तौर पर, जल्द गागर में सागर भरने वाली बात कहते हैं. समराइज का मतलब छोटे तौर पे हम उसको एक्सप्लेन करना. समराइज्ड into following points. इन पॉइंट्स के फॉर्म में हम इनको संप्रोवाइज करेंगे ताकि आप याद कर सको. जैसे तो एक जैसे लिखे थे ऐसे ही लिख सकते थे, लेकिन वो याद नहीं होता तुम्हें. ठीक है, अब मैं इनको समराइज कर रहा हूँ पॉइंट्स में. 5 मिनट. The molecules of gas are in constant rapid motion in all the directions and their path is not changed until their collision with each other or with the walls of the container. दूसरा पॉइंट है, there is the molecules of the gas occupy negligible volume as compared to the volume of the container. इसका मतलब ये है, जैसे ये है आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में ये मॉलिक्यूल्स हैं. ये सारे के सारे मॉलिक्यूल एक जगह इकट्ठे करे जाएं तो इतनी सी जगह आएगी. और ये वॉल्यूम कितना है? ये इतना सारा. ये कैपिटल वॉल्यूम V है और ये छोटे सबको इकट्ठा करना तो ये B है. तो ये छोटा b जो है बहुत छोटा, बहुत कम है, बहुत छोटा है कैपिटल D से. इसका मतलब ये है. तीसरा पॉइंट है, देयर इज नो म्यूचुअल अट्रैक्शन. देयर इज नो म्यूचुअल attraction
आप देखिए, आपने शायद ये मैंने बताया था, V टोटल वॉल्यूम है, और इन मॉलिक्यूल्स को मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया, इतना सा है। B जो है ये मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई कर रखा है ये छोटा B वॉल्यूम, और ये पूरा वॉल्यूम है कंटेनर का, तो B बहुत कम है इससे। फिर नेक्स्ट है, देयर इज़ नो म्यूचुअल अट्रैक्शन, उनमें अट्रैक्शन नहीं है मॉलिक्यूल्स में, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, उनकी अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है। चौथा पॉइंट है कि ये परफेक्ट इलास्टिक है, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स is collision is perfectly elastic, perfectly elastic, इलास्टिक होती है उसी वेग से लौट जाए, perfectly elastic, and there is no loss, there is no loss of energy during their collision। जब ये टकराते हैं तो कोई इनका एनर्जी का लॉस नहीं होता है, उनको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। उसके बाद जो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। द टेम्परेचर of the gas is the measure of average kinetic energy or T is directly proportional to half mv square। इसके बाद जो है छठा पॉइंट है द प्रेशर। किस लिए है द प्रेशर? ऊपर भी मैंने बताया था, प्रेशर ऑफ the gas